नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के एक खास कार्यक्रम हेलो डीडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ हूँ मैं विकास तिवारी। दर्शकों, आईटी के उपयोग ने आम आदमी का जीवन आसान किया है। सरकारी विभागों में जैसे जैसे इसका उपयोग बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों की सुविधाओं में भी इजाफा हो रहा है। अब आप कल्पना कीजिए कि आप विदेश में बैठे हैं और भोपाल में आपको रजिस्ट्री कराना हो अपने मकान की, तो अब आज ये भी संभव हो चुका है ऑनलाइन रजिस्ट्री के जरिए। और भी बहुत सारे नवाचार हो रहे हैं। इन्हीं सब विषयों पर आज हम अपने कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। हमारा आज का विषय है चर्चा का मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम, ऑनलाइन रजिस्ट्री और आईटी में बढ़ते नवाचार। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं। आइए उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं संपदा के परियोजना अधिकारी स्वप्नेश शर्मा जी। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। और हमारे कार्यक्रम में एक और खास मेहमान हैं, एमपीएसईडीसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुरु प्रसाद जी हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं। सर, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो किस तरह से आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, इसके लिए आपको हमारे दो फ़ोन नंबरों पर कॉल करना होगा। तो जल्दी से पेन उठा लीजिए और हमारे नंबर नोट कर लीजिए। भोपाल का एसटीडी कोड आपको सबसे पहले डायल करना होगा, 0755 भोपाल का एसटीडी कोड है। और दूरदर्शन मध्य प्रदेश का लैंडलाइन नंबर है 2660049, ये आपको डायल करना होगा। इसके अलावा एक पूर्णतः निःशुल्क टोल फ्री नंबर भी है, जिसे भी आप डायल कर सकते हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर भी आप नोट कर लीजिए, 1800-233-0040। तो इन दोनों नंबरों पर अगले 1 घंटे तक आप हमसे बात कर सकते हैं, इस कार्यक्रम में सीधे शामिल हो सकते हैं और हमारे मेहमानों से, हमारे विशेषज्ञों से आप बातचीत कर सकते हैं। आपके मन में जो भी जिज्ञासा हो ऑनलाइन रजिस्ट्री को लेकर और सरकारी विभागों में आईटी से जुड़े हुए जो भी नवाचार हो रहे हैं, उन पर आप चर्चा कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो काम हुआ है मध्य प्रदेश में, वो हुआ है संपदा 2.0 के जरिए। अब रजिस्ट्री भी ऑनलाइन होने लगी है। और यदि आप विदेश में भी बैठे हों, भारत के बाहर भी बैठे हों, या मध्य प्रदेश के बाहर किसी कोने में बैठे हों और किसी भी शहर में आपको रजिस्ट्री कराना हो, भूमि, भवन या दुकान की रजिस्ट्री कराना हो, तो वो हो जाएगी। और इसमें अब आपको क्रेता और विक्रेता को उप पंजीयक के दफ्तर में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। इस पर और ज़्यादा विस्तार से जानने के लिए हम जानकारी लेते हैं। सर, किस तरह से संपदा 2.0 शुरू हुआ है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने बताया कि मध्य प्रदेश एक नवाचारों का प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जो ई पंजीयन और ई स्टैंपिंग के लिए नवीन सॉफ्टवेयर संपदा 2.0 लागू किया गया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 10 अक्टूबर से सभी प्रदेश के समस्त जिलों में लाइव कर दिया गया है। इसके माध्यम से कतिपय लगभग 80 तरह के ऐसे दस्तावेज हैं जिसका पंजीयन आप घर बैठे भी करा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप उप पंजीयक कार्यालय आएँ और अपने दस्तावेज़ों के लिए वहाँ आकर अपना पंजीयन कराएं। जैसे आप कहीं बाहर बैठे हैं, विदेश में भी बैठे हैं या प्रदेश के बाहर कहीं बैठे हैं और आपका कोई मकान है, उसको आपको लीज़ पे देना है, उसको आपका किरायानामा आपको पंजीकृत करना है, क्योंकि 1 साल से ऊपर के किरायानामे अनिवार्यता पंजीकरण किया जाना उनका आवश्यक है। तो आप जहाँ बैठे हैं वहाँ संपदा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आप अपना दस्तावेज स्वयं तैयार कर सकते हैं। ये भी आवश्यक नहीं होगा कि किसी व्यक्ति की आपको ज़रूरत लेनी पड़े, किसी की हेल्प लेनी पड़े। आप संपदा सॉफ्टवेयर के URL पे जाइए और अपना दस्तावेज वहाँ तैयार करना प्रारंभ करें। बहुत ही सरल तरीके से आपका दस्तावेज तैयार हो जाएगा, दस्तावेज का प्रारूपण भी हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई लोन के दस्तावेज हैं, इवन हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो हाइपोथिकेशन करते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के, तो इसके लिए आवश्यकता नहीं है कि वह हमारे प्रदेश में इसी कार्य के लिए आएँ। उनका स्वागत है अगर आ रहे हैं तो। परंतु अगर दस्तावेज करना है तो वो जहाँ बैठे हैं, अपने ऑफिस में बैठें, अपने कंफर्टेबल प्लेस में बैठें और वहाँ से दस्तावेज का पंजीयन प्रारंभ भी कर सकते हैं और उसको
पूर्ण भी कर सकते हैं। जी शर्मा जी, आपने बताया कि किस तरह से अब भूमि, भवन और संपत्ति की रजिस्ट्री कराना आसान हो गया है और ये सब काम करने में मदद कर रहा है मध्य प्रदेश का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, एमपी एसईडीसी, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसमें पूरी तरह से मदद कर रहा है। सारे विभागों को आईटी का उपयोग किस तरह से करना है, किस तरह से सॉफ्टवेयर बनाना है और क्या क्या करना है, जनता की जो सुविधाएं हैं उनको आसानी से उपलब्ध हो वो किस तरह से करना है, इस पर मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन काम कर रहा है। गुरु प्रसाद जी, किस तरह के नवाचार, किस तरह के आईटी के प्रयोग की चीज़ें इस समय आपके यहाँ हो रही हैं? विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को यहाँ बुलाने के लिए। जैसा संपदा 2.0 से हमने बात शुरू करी, ये अपने आप में अद्वितीय प्रोजेक्ट है और मुझे लगता है कि देश के किसी प्रदेश में ही नहीं अपितु बहुत सारे देशों में भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी अन्य देश में भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये अपने आप में मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। तो ये सबसे पहला नवाचार तो यही है। अभी आप कुछ दिनों पहले साइबर तहसील के बारे में सुने होंगे जी। साइबर तहसील ऐसी सुविधा है कि आप जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको फिर तहसील कार्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो है कि रजिस्ट्रेशन होते ही साइबर तहसील पर के माध्यम से आपका आवेदन हो जाता है और 15 से 20 दिन में नामांतरण दर्ज हो जाता है। तो और इस प्रोजेक्ट को आईलेट्स इंडिया इनोवेशन 2023 का अवार्ड भी मिला है और जो ये संपदा 2.0 है उससे भी इसका इंटीग्रेशन है। इसके अतिरिक्त अभी हम लोग जो है कि डिस्ट्रिक्ट जीआईएस हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जो है कि स्थापित करने का प्लान कर रहे हैं और इसमें भारत सरकार से भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ये पहला प्रदेश होगा जिसके हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जीआईएस जो है कि संस्थान का निर्माण किया गया है। जो नवाचारों की बात करें तो आजकल ड्रोन का बहुत प्रचलन है और बहुत चर्चा होती है। जी बिल्कुल। तो एमपी एसईडीसी ने ड्रोन एज ए सर्विस लॉन्च करने का जो है कि निर्णय लिया है और सरकारी विभागों को अभी हम जो है ड्रोन एज ए सर्विस प्रोवाइड भी करते हैं। बाकी अन्य नवाचारों पे मैं चाहूँगा कि हम आगे बात करें। जी बिल्कुल बिल्कुल गुरु प्रसाद जी, हमारा कार्यक्रम अगले 1 घंटे तक चलने वाला है और इसमें दर्शक भी जुड़ सकते हैं, दर्शक भी सवाल कर सकते हैं। एक बार फिर हमारे फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए जिन पर आप हमें कॉल करके इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारा जो लैंडलाइन नंबर है उसके लिए पहले आपको भोपाल का कोड नंबर डायल करना होगा। हमारा भोपाल का एसटीडी कोड है 0755 और दूरदर्शन मध्य प्रदेश का जो लैंडलाइन नंबर है वो 2660049 है और इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर भी है जिस पर भी आप कॉल कर सकते हैं 1800-233-0040। इन नंबरों पर आप लगातार हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कोई जिज्ञासा है आपकी तो आप पूछ सकते हैं। सर, संपदा 2.0 को लेकर के अभी हमने बातचीत की थोड़ी देर पहले और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। शर्मा जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो संपदा 2.0 शुरू हुआ है इसमें क्या कोई व्यक्ति अपनी रजिस्ट्री खुद भी कर सकता है या करा सकता है? जी हाँ विकास जी, इसमें कोई भी व्यक्ति स्वयं अपनी रजिस्ट्री की तैयारी कर सकता है क्योंकि इसमें जो दस्तावेज है उसका प्रारूपण भी ऑटो ड्राफ्टिंग के रूप में उपलब्ध है। अगर दस्तावेज में मूल्यांकन होना है संपत्ति का तो उसका मूल्यांकन भी स्वतः किया जा सकता है। यदि आपको खसरे का कोई मूल्यांकन करना है तो उसका खसरे का कस्टोडियन डिपार्टमेंट से डेटा आता है। इवन जो अर्बन प्रॉपर्टीज़ हैं उनका डेटा भी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का जो सॉफ्टवेयर है ई नगर पालिका उसके माध्यम से हम उसको प्राप्त करते हैं और उसका भी मूल्यांकन किया जा सकता है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंट का इनिशिएशन कर सकता है, उसका पेमेंट कर सकता है, स्टैम्प ड्यूटी का, रजिस्ट्रेशन फ़ीस का, इवन म्यूटेशन का भी फ़ीस का भी जो पेमेंट है वो एक साथ ही हो जाता है, रजिस्ट्री के स्टैम्प ड्यूटी और पंजीयन फ़ीस के साथ हो जाता है। तो बड़ा ही सरल और सुलभ प्रक्रिया है जिसका उपयोग कोई भी व्यक्ति कभी भी कर सकता है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि डे टाइम में करे, उसके पास जब समय हो, ऑफिस के बाद हो, ऑफिस से पहले हो, छुट्टी के दिन हो, 24/7 इस पोर्टल पे कभी भी वो कार्रवाई कर सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपकी जानकारी के लिए। आगे और लगातार हम संपदा 2.0 के फीचर्स के बारे में और इसके जो उपयोग हैं उनके बारे में लगातार हम चर्चा करेंगे। गुरु प्रसाद जी, आपका विभाग बहुत सारे सरकारी विभागों को मदद कर रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है,
बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपका विभाग तैयार करता है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, जो कि ज़मीनों से जुड़ा हुआ एक विभाग है, वो जितने भी कॉलोनाइज़र हैं और जितने भी बिल्डिंग निर्माण वाले काम होते हैं या शहर के विकास की योजनाएं होती है, वहाँ पर बनती है। तो यहाँ के लिए कोई सॉफ्टवेयर तैयार हुआ है क्या? आपके विभाग ने ही इसे तैयार किया है और इसमें किस तरह के फीचर्स हैं? जी बिल्कुल, ये जो है कि हमारे विभाग द्वारा ये तैयार किया गया है, और जो हमारे जीआईएस की टीम है उसने जो है कि इसमें डेवलपमेंट का काम किया है। अल्पास नाम का जो है कि प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है, जो आपने देखा होगा कि जो कॉलोनाइज़र होते हैं उनको नक्शा पास कराना जिसको जी। बोलते हैं, या लेआउट जो है पास कराना, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि कई बार उनको भी नहीं पता होता है कि मास्टर प्लान में क्या है, या फिर टीएनसीपी ने जो है कि टीएनसीपी के प्लान में क्या है। तो वो नक्शा पास कराना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था, चाहे वो हमारे आर्किटेक्ट हो चाहे कॉलोनाइज़र हो। ऐसे में जब भी कोई भी दो लोग इस पे जो है कि आवेदन कर सकते हैं, जो कॉलोनाइज़र है वो स्वयं या फिर कोई रजिस्टर्ड जो आर्किटेक्ट है वो इस पे आवेदन कर सकता है नक्शा पास कराने के लिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सारे नियमों को एक साथ लेके आता है, और जो है कि वैलिडेशन करता है और बताता है कि आपने जहाँ रोड बनाई है वहाँ पे रोड बनना संभव है कि नहीं, जो मास्टर प्लान है उसके अनुसार, या फिर जो आपकी बिल्डिंग की हाइट है वो परमिसिबल है कि नहीं वहाँ उस क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी कॉलोनाइज़र भाई हैं या फिर आर्किटेक्ट हैं, इसका उपयोग करना चाहिए, जिससे आपको जो है कि दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा। और शर्मा जी, अभी हमने बातचीत की थी, संपदा 2.0 से हमने चर्चा की शुरुआत की थी। आपने बताया कि किस तरह से रजिस्ट्री लोग घर बैठे करवा सकते हैं। आपने ये भी बताया था कि लोन के दस्तावेजों का पंजीयन भी हो सकता है। तो क्या लोन के जो दस्तावेज है, किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ऋण लेना है, आवास बनाने के लिए ऋण लेना है, या अलग अलग तरह के कोई लोन लेना है, तो क्या उसके जो दस्तावेज जो पंजीयन होते हैं, क्या अब वो घर पर बैठे बैठे लोग बनवा सकेंगे? जी बिल्कुल। लोन के दस्तावेज जिसमें बेसिकली डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में लोन, जिसे डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड कहा जाता है, साथ ही मॉर्गेज भी होते हैं, या हाइपोथिकेशन जिसे कहते हैं, जब आप किसी चल संपत्ति को के गिरवी रखते हैं या उसके अगेंस्ट में लोन लेते हैं, तो उसका भी पंजीयन कई लोग कराते हैं और कराया जाना चाहिए। तो इस तरह के दस्तावेज़ों के लिए एक तो बैंक को ही एम्पावर कर दिया है कि वह अपने स्तर से ही अपने जो क्लाइंट्स हैं, उनके जो कस्टमर्स हैं, उनको ये सेवाएं वहाँ से प्रदान कर दें। उसके लिए आवश्यकता तो बस ये होगा कि बैंक को ऑनबोर्ड होना पड़ेगा सिस्टम में। ऑनबोर्ड होने के बाद बहुत सारी सेवाएं उनको प्रदान की जा सकेंगी उनके द्वारा, जो अपने कस्टमर के लोन की संबंध में हो सकता है, बैंक गारंटी हो सकती है, इवन अगर कोई लोन हो गया हो तो उसका डीमॉर्गेज करना हो तो वो भी हो जाएगा। इन सभी दस्तावेजों के पंजीयन के लिए अभी व्यक्तियों को सब रजिस्ट्रार ऑफिस आना पड़ता है, उपपंजीयक कार्यालय ऑफिस आना पड़ता है। अब इसके लिए उनकी आवश्यकताएं ख़त्म हो गई हैं। वो चाहें तो घर बैठे ही उसको स्टार्ट कर लें, या बैंक में अगर कभी आना पड़ रहा है तो बैंक से उस दस्तावेजों का निष्पादन कर लें, और निष्पादन करके वो डॉक्यूमेंट जो है रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी सेवा है जो कि प्रदेश में ही नहीं, देश में अव्वल स्तर की दी गई है, और किसी प्रदेश में इस तरह की सेवाएं अभी फ़िलहाल तो नहीं हैं। परंतु मध्य प्रदेश के लोग और मध्य प्रदेश में जिन्होंने लोन लिया है, इस तरह के दस्तावेजों का अगर निष्पादन करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस प्रक्रिया का उपयोग करें, और घर बैठे ही इस तरह की प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए अपने दस्तावेजों का निष्पादन करें। जी, शर्मा जी ने बताया कि किस तरह से अब जो लोन के लिए दस्तावेज हैं, जिनके लिए पहले आपको वकीलों के चक्कर लगाना पड़ता था, फिर उपपंजीयक के दफ्तर में समय लेना होता था, वहाँ जाना पड़ता था और अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था, कई बार नेटवर्क नहीं मिलता था तो धीमी गति से काम होता था। लेकिन अब ये सब आसान हो गया। अब आप घर बैठे ही ये सब कर सकेंगे। अपने लोन के जो दस्तावेज हैं उनका पंजीयन आप करा सकते हैं। बस इसके लिए आपको स्लॉट बुक करना होगा और आप सीधे ये सारी प्रक्रिया घर बैठे कर सकते हैं। बहुत ही आसान हो चुकी हैं सारी प्रक्रियाएं। सारे विभागों में जो सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है उससे आम लोगों का जीवन बहुत आसान हो गया है। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे जो रेवेन्यू के केस रहते हैं, जो राजस्व अधिकारियों के न्यायालय में रहते हैं, जो तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के न्यायालय में चलते हैं, उसमें भी बहुत सारा बदलाव हुआ है। गुरु प्रसाद जी, किस तरह का बदलाव हुआ है? रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम जो शुरू हुआ है उससे क्या बदलाव आया है? देखिए, इसके संबंध में तो हमारे साथी स्वप्नेश ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, लेकिन जो जहाँ तक सॉफ्टवेयर की बात है, हम जो है कि RCMS 3.0 पे अभी हैं,
जिसमें जो है कि रेवेन्यू के केसेज हैं जो तहसीलदार कोर्ट में हो, नायब तहसीलदार कोर्ट में हो या कलेक्टर कोर्ट में हो, सभी की डेट कब लगी हुई है और जो है कि हमारे जो उसमें हितग्राही हैं या आवेदक हैं वो उसको ट्रैक कर सकते हैं कि उनको कोर्ट में कब जाना है, और हमारे अधिकारी जो हैं वो भी ट्रैक कर सकते हैं कि उनके पास कितने केसेस पेंडिंग हैं, और सीनियर अधिकारी भी इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और जो हम अभी आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है हमें कि हम RCMS 4.0 जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं, जो अपने आप में जैसे संपदा 1.0 से संपदा 2.0 में जो जंप था वैसा ही RCMS 4.0 में जंप दिखेगा RCMS 3.0 में, जिसमें डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया जाएगा, जिससे किसी प्रकार का फिजिकल डॉक्यूमेंट को अवॉइड किया जा सके, जो इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो सर आपको बीच में रोकूंगा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुजरात से। स्वप्नेश शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। स्वप्नेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वप्निल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए जी, क्या सवाल है आपका? सर क्वेश्चन ये है कि सर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं इंक्लूडिंग इंडियन आर्म फोर्सेस, वी जनरली नॉट एबल टू कम टू द ऑफिस। हमें पावर ऑफ अटॉर्नी यदि बनाना है विदाउट एनी काइंड ऑफ अदर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन की जो मशीनरीज होती हैं, तो क्या ये चीज स्मार्टफोन के थ्रू बन पाएगा, ओनली थ्रू डिजिटल लॉकर ऑब्लिक आधार कार्ड के थ्रू? इफ यस देन रिक्वेस्टेड कि इसकी एक गाइडलाइंस जो रहेंगी या फिर इसके जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू प्रमलगेट कराने की कोशिश करें। उसका फायदा हम सब लोगों को जो कि सुदूर जगह पे पोस्टेड हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी दे पाए तो वो हमारे लिए ईज अप होगा। जी स्वप्नेश जी, आपके सवाल का बेहतर जवाब दे सकते हैं। नहीं, जो आपने सवाल किया है बहुत ही प्रासंगिक है, और जो आपकी सजेशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से सभी विभागों को इस संबंध में जानकारी प्रदान की जाए, इसको नोट कर लेते हैं और हम इसको प्रशासन के स्तर तक ले जाएंगे और इस पर निर्णय भी लेंगे कि किस तरह से ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा सकती है। आपके प्रश्न का जो पहला भाग था उसमें आपके द्वारा ये कहा गया था कि क्या आप मोबाइल के माध्यम से कोई कार्यवाही कर सकते हैं, तो हाँ, अगर आप कोई ई स्टैंप लेना चाहते हैं तो मोबाइल के माध्यम से आप ई स्टैंप में निष्पादन कर सकते हैं। आपका फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस भी है, इसको भी लाइव किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की ये जो परियोजना है इसका एक मोबाइल ऐप भी है, संपदा 2.2 नाम से है। ये एंड्रॉयड में भी है और ये iOS सिस्टम में भी है। आप अपने ऐप स्टोर में जाके उसको डाउनलोड करें, उसमें इसके अतिरिक्त भी कई सेवाएं हैं, वो भी आप देख सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। और आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वप्नेश जी, मैं बस इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो इनका सवाल था कि पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए जो कि अप्लाई कर सकते हैं नहीं कि ऑनलाइन, तो मुझे लगता है कि अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर, पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए जो नियम है उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी कहीं से भी अप्लाई किया जा सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी और विल, ये दो ऐसे दस्तावेज हैं जो व्यक्ति कहीं से भी बैठ के उसका पंजीकरण भी करवा सकता है और अप्लाई भी कर सकता है। तो ये सेवा सभी लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। बहुत तो स्वप्निल जी, आपके सवाल का हमारे दोनों मेहमानों ने जवाब दिया और पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि आपको संतुष्ट किया होगा इन्होंने। पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं और मध्य प्रदेश के यदि आप हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया का जो प्रक्रिया है उसका पालन आपको करना होगा और आप इसे कर सकते हैं। सर, मध्य प्रदेश में एक बहुत बढ़िया योजना शुरू हुई है, लाडली बहनों के लिए ये योजना शुरू हुई है, और जो वर्तमान सरकार है उसी ने इस योजना को प्रारंभ किया है, और इससे जो प्रदेश की जो बहनें हैं, जो लाडली बहनें हैं, उनके जीवन में खुशहाली आई है। वे अब थोड़े थोड़े पैसों के लिए किसी की मोहताज नहीं रही, उनके खातों में हर महीने कुछ ना कुछ राशि पहुंच रही है। ये मुख्यमंत्री जी की ओर से पहुंच रही है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से ये सब संभव हुआ है। ये इसका जो सॉफ्टवेयर है, इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, क्या ये भी आपके विभाग ने तैयार की है और किस तरह से ये काम करता है? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट जो है कि हमें तो बहुत ही प्राइड फील होता है कि लाडली बहना योजना को हमने इतने कम समय में और जो है कि बिना किसी पेपर के इस्तेमाल के, जो हमारे आवेदन होते हैं वो भी ऑनलाइन आवेदन है। समग्र आईडी हम बस लेते हैं आवेदन में, और वो समग्र आईडी जो है आधार से KYC होनी चाहिए, और इसके अतिरिक्त हम कोई कुछ भी डॉक्यूमेंट जो है कि हितग्राही बहनों से नहीं लेते हैं। वो जो है ऑनलाइन जो हमारे मोबाइल ऐप है उस पर
उनको जो है कि कुछ घोषणाएं करनी होती है, घोषणाओं पर टिक करते हैं और फिर उनके पास OTP जाता है और हम OTP को एक्सेप्ट करते हैं और ये मान लेते हैं कि उन्होंने आवेदन पढ़ा है और घोषणाओं को स्वीकृति दी है। और इतने कम समय में इतना सीमलेस तरीके से इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी का उपयोग, खास तौर से आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम का उपयोग मुझे लगता है कि अद्वितीय है। और हम लोगों ने ऐसा प्लान किया है कि लाडली बहना योजना का जो पेमेंट सिस्टम बनाया गया है, वैसे ही भविष्य में अगर कोई हमारा योजना आती है तो उसको भी ऐसे ही डेवलप किया जाएगा, जिसमें कि आपने देखा होगा कि कई बार हितग्राहियों के बैंक अकाउंट नंबर लिखते टाइम कहीं डिजिट 1-2 ऊपर नीचे हो जाता है तो गलती हो जाती है और फिर पेमेंट रुक जाता है। लेकिन आधार बेस्ड पेमेंट से ये होता है कि आपका आधार जैसे ही डालते हैं तो आपके पास OTP जाता है और फिर OTP के बाद वेरिफिकेशन होता है, तो ये श्योरिटी हो जाती है कि आधार आपका है। फिर आधार से आपने जो बैंक अकाउंट लिंक किया उसमें पैसा चला जाएगा, उसमें त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे में आधार बेस्ड पेमेंट के माध्यम से लाडली बहना योजना को लागू करना और इतने कम समय में इम्प्लीमेंट करना दोनों विभाग के लिए, महिला बाल विकास और जो है MPSCDC के लिए बहुत ही प्राउड का विषय है और हम चाहेंगे कि भविष्य में भी ऐसे ही प्रोजेक्ट करते रहें। जी बिल्कुल गुरु प्रसाद जी, MPSCDC लगातार नवाचार कर रहा है, IT का उपयोग कर रहा है और सारे विभागों को अलग अलग योजनाओं में वो मदद कर रहा है। इसी का प्रमाण है कि मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना, जिसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना नहीं है, क्योंकि आधार से लिंक है और उसी बहन के खाते में पैसा पहुंचता है जिसका वो आधार कार्ड है या जिसके नाम से उस योजना का लाभ उसे दिया जा रहा है। आगे भी बहुत सारी योजनाएं आपका विभाग करेगा, हम उम्मीद करते हैं कि वो जनता के लिए उपयोगी साबित होंगे। स्वप्नेश जी, रजिस्ट्री को लेकर के बातचीत हुई, पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर भी हमारे कॉलर का फ़ोन आया था। इस समय बहुत सारे लोग अपना मकान जो बनाते हैं वो उसको किराए से देते हैं, या अपनी कोई दुकान होती है तो उसे वो किराए से देते हैं, उसके लिए किरायानामा बनवाना होता है। तो इस किरायानामे को बनवाने में भी संपदा 2.0 में क्या कोई प्रावधान है या उसमें भी कुछ आसानी हुई है? बिल्कुल आसानी होगी इसमें, क्योंकि जैसा आपको बताया गया कि आप घर बैठे कहीं भी देश में या विदेश में कहीं भी बैठे इस तरह के दस्तावेज का प्रारूपण कर सकते हैं और उसका निष्पादन कर सकते हैं, मतलब उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। हस्ताक्षर के लिए बस आपके पास ई-साइन के लिए आधार होना चाहिए। अगर आधार नहीं है, ई-साइन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आप डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर पाएंगे और कहीं भी बैठे अपने घर को, दुकान को, ऑफिस को अगर आपको किसी को किराए पे देना है तो आप कर पाएंगे। ये सुविधा मध्य प्रदेश में दी है। वैसे भी कानूनी रूप से 1 साल से ज़्यादा का अगर किरायानामा बनाना है तो उसका पंजीयन अनिवार्य है और उस ऐसी प्रक्रिया में सब रजिस्ट्रार ऑफिस आना ही पड़ता था। तो अब ये इस कार्य के लिए आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस आने की या पूरा ऑल द वे ट्रैवल करने की आवश्यकताएं कम हो जाएंगी। अब आप जहां बैठे हैं वहां से अपना कार्य कर सकेंगे। कई बार ये भी देखा गया है कि घर होता है व्यक्तियों का और बुज़ुर्ग व्यक्ति जो रहते हैं वो अपने बच्चों के साथ या तो प्रदेश के बाहर, कई बार देश के बाहर भी रहते हैं, तो वो घर को किराए से देने के लिए उन्हें आना पड़ता है। उसमें उनका समय भी व्यर्थ होता है और धन का भी व्यय होता है। तो ये दोनों चीज़ें लोगों की बचेंगी। लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ से डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड भी करा पाएंगे और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ इसमें जो डॉक्यूमेंट की डिलीवरी है वो भी इमीडिएटली जो भी पक्षकार होते हैं उनके मोबाइल में व्हाट्सएप के माध्यम से और या आपको मेल में डॉक्यूमेंट मिल जाता है। तो ये इतनी सुविधाजनक प्रक्रिया है कि जिसके माध्यम से कोई भी कहीं भी बैठे हुए इसका उपयोग कर पाएगा। स्वप्नेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से लोग इसको अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर घर बैठे कर पाएंगे? इसके लिए उन्हें करना क्या होगा, कहाँ वो जाएं, अपने किस वेबसाइट पे उन्हें जाना होगा और किस तरह से वो इसको आगे क्रमिक बढ़ते हुए और इस पूरी प्रक्रिया को कर सकते हैं? देखिए, आज के समय सभी लोग टेक्नो सेवी हो गए हैं, तो उसमें उन्हें करना कुछ भी नहीं है। sampada.mpigr.gov.in नाम का एक URL है, उसको टाइप करना है। गूगल में भी टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद एक वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट में आप देखेंगे कि वहाँ पे एक ब्लिंक करेगा जहाँ आपका संपदा लिखा होगा, उसको क्लिक कीजिएगा, अपने आप को इनरोल कर दीजिए। इनरोल मतलब जिस तरह से सामान्य रूप से आप एक ईमेल बनाते हैं वैसा ही आप अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे इस पोर्टल के अंदर। पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के बाद यदि आपको कोई सेवाएं सामान्य रूप से प्राप्त करनी है, कुछ देखना है, कुछ सर्च करना है, तो आपको EKYC की आवश्यकता है नहीं। परंतु
यदि आपको कोई डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन करना है या ई स्टैम्प अपने को प्राप्त करना है या बनाना है, तो उसके लिए आपको ई-केवाईसी करना पड़ेगा। ई-केवाईसी के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं, पैन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो अपना ई-केवाईसी वेरिफिकेशन जैसे ही हुआ तो कुछ अतिरिक्त सेवाएं आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। उसमें से एक सेवा ये भी है कि दस्तावेज़ों का पंजीयन करना है। बस आपको चयन करना है कि आपने दस्तावेज के लिए लीज़ का चयन किया, समय का चयन कर लीजिए, कितने साल की लीज़ देना चाहते हैं, समय का चयन हुआ, आगे बढ़ जाएंगे आप, अपना किसको देना चाहते हैं लीज़ उनका ई-केवाईसी कर दीजिए, अपनी संपत्ति का चयन कर लीजिए। जैसे ही आप ये 2-3 चीज़ें करेंगे, अपने आप सिस्टम आपके लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर देगा। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद वो डीड आप पढ़ लीजिए, कुछ नई बिंदु डालना है तो वो डाल दीजिए, अन्यथा उसका ई रजिस्ट्रेशन के लिए आप साइन कर दीजिए। साइन किया और उसके बाद अगली प्रक्रिया के रूप में यदि आप उसको वर्चुअल इंटरेक्शन से रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो एक स्लॉट बुक कर लीजिए। उस स्लॉट पे सब रजिस्ट्रार आपसे वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे और आपसे बात कर लेंगे। एक और प्रक्रिया है जिसमें सब रजिस्ट्रार से भी बात करने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक छोटा सा वीडियो केवाईसी होगा, उसमें आपका वीडियो दर्ज होगा। आप ये उसमें कहेंगे कि हाँ, मेरे द्वारा ही निष्पादन किया गया है और मैं इसको इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ इस दस्तावेज को। बस इतनी सी प्रक्रिया है। जैसे ही आप इसका संपन्न करेंगे और आपका दस्तावेज पंजीकृत होने के लिए वर्चुअली इलेक्ट्रॉनिकली सब रजिस्ट्रार के डैशबोर्ड में आ जाएगा। वो अगले ही घंटे में या अगले दिन जैसी भी स्थिति बनती है वो उसको देख कर रजिस्टर कर देंगे और आपके पास आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा। बिल्कुल शर्मा जी, कितने आसानी से शर्मा जी ने बताया कि किस तरह से आप घर बैठे अपना किरायानामा खुद तैयार कर सकते हैं और इसके लिए इसको लेने भी आपको कहीं नहीं जाना है, ना इसको बनवाने के लिए कहीं जाना है। घर बैठे आपके पास आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर इसकी स्वीकृति आ जाएगी। और वर्तमान जो दौर चल रहा है इसमें किरायानामे को आपको पंजीकृत कराना भी चाहिए और इसका जो सर ने जो प्रक्रिया बताई, स्वप्नेश जी ने जो जानकारी दी हमें, उसका पालन करते हुए यदि आप किरायानामा तैयार करवाते हैं तो आपको आगे जा कर के किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बहुत ही सारे नवाचार कर रहा है। मध्य प्रदेश लैंड रिकॉर्ड विभाग के लिए भी कई सारे नवाचार इस विभाग ने किए हैं। गुरु प्रसाद जी, किस तरह के नवाचार मध्य प्रदेश लैंड रिकॉर्ड के लिए किए गए हैं? देखिए, लैंड रिकॉर्ड के लिए आपको पता है कि संपदा 2.0 लैंड रिकॉर्ड का ही एक पार्ट है। इसके अतिरिक्त जो है कि हम लोग ई गिरदावरी भी करते हैं, जिसमें जो है कि किसान भाई खुद जो है कि अपने खेतों में क्या उगाया है उसकी रिपोर्ट जो है कि ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग जो है कि लीज़ मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था करने जा रहे हैं, जो अभी प्रोग्रेस में है, अभी उस पर काम चल रहा है। उसमें ऐसा होगा कि अगर किसी भी हितग्राही को अपने मकान का, लैंड का लीज़ रिन्यू कराना है या उसका फ़ीस पेमेंट करना है तो ऑनलाइन दर्ज कर पाएंगे। तो और आरसीएमएस अपने आप में जो केस मैनेजमेंट सिस्टम है, रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो भी इसी का एक उदाहरण है। और ये तो जो है कि हमारा रेवेन्यू वाले पार्ट और एमपीएससीडीसी से रिलेटेड पार्ट हो गया, लेकिन एमपीएससीडीसी में ही एक और हमारा वर्टिकल है जिसको हम जीआईएस बोलते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस सिस्टम, जो कि जिसके माध्यम से हम जो है कि हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पे तालाब हैं, कहाँ पे रोड है, कहाँ पे नदियाँ हैं, कहाँ पे जो है कि हमें मकान बनाने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें लगभग जो है कि 200 से ज़्यादा लेयर्स जो है जीआईएस के हमारे पास तैयार हैं, जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसा हमने शुरुआत में बताया कि डिस्ट्रिक्ट जीआईएस संस्थान हर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित होने जा रही है और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे अधिकारी होंगे, चाहे वो कलेक्टर साहिबान हो या फिर हमारे सीओ जिला पंचायत हों या अन्य विभाग के पीडब्ल्यूडी, पीआईयू के अधिकारी हों, उनको जो है कि अपने जल संसाधन के अधिकारी हों, पीएचई के अधिकारी हों, उनको अपने प्रोजेक्ट बनाने में जीआईएस के मदद से जो है कि वो प्लान कर सकते हैं। उनको पता रहेगा किस एरिया में फॉरेस्ट है, किस एरिया में नदी है, कहाँ पे जो है कि सड़क आ सकती है। तो ये सारी प्लानिंग जो है कि जीआईएस के माध्यम से कर सकते हैं और ये सारा कहीं ना कहीं लैंड से जो है कि रिलेटेड इश्यूज़ हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी इश्यूज़ लैंड के कारण आते हैं, आपने सुना होगा कि बहुत सारे जब या फिर पीएचई की लाइनें बिछती हैं जल प्रदाय के लिए तो सड़कें खुद जाती हैं या फिर फॉरेस्ट में कई बार परमिशन मिलने में दिक्कत होती है। तो अगर जो है कि जीआईएस के माध्यम से प्लानिंग किया जाए तो जो परमिशन है वो आसानी से मिल सकती है और हो सकता है हम प्लानिंग में ही ऐसे प्लानिंग करें कि ज़्यादा परमिशन की ज़रूरत न पड़े।
सर, इसकी प्रक्रिया आपसे सरल शब्दों में जानना चाहेंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए, उनके बहुत सारे काम होते हैं, तो क्या करें ग्रामीण, किस तरह से इस प्रक्रिया में वो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से बताऊंगा। जैसे गाँव में प्राइवेट लैंड हो या सरकारी लैंड हो, दोनों पे जो है कि आजकल मोबाइल के टावर लगते हैं या अन्य किसी कार्य के लिए टावर लगाए जाते हैं। तो जो प्राइवेट क्षेत्र है, जो प्राइवेट लैंड है, वहाँ पे भी अगर टावर लगता है तो उसका जो है कि आवेदन ऑनलाइन जो है कि हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको करना होता है, और सर्विस प्रोवाइडर का अनुबंध जो है प्राइवेट व्यक्ति से होता है। वो ऐसा हो गया है प्रक्रिया कि जिसको सिंगल विंडो सिस्टम बोल सकते हैं, जिसमें हमारे आवेदक को बहुत सारे जगह परमिशन के लिए, एनओसी के लिए नहीं जाना होता है, और आसानी से बहुत ही कम दिनों में जो है कि उनको मुझे जहाँ तक सही याद है लगभग 3 दिनों में कलेक्टर के यहाँ से डीम्ड परमिशन मिल जाती है, अगर कलेक्टर उसको नहीं देख पाते हैं तो। और मैं फिर से जो है कि एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो ग्रामीण जन हैं उनको सबसे ज़्यादा समस्या जो है कोर्ट में होती है, रेवेन्यू कोर्ट में होती है। उसके लिए वो ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, उनको कोर्ट में जाके आवेदन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आवेदन करने का भी प्रावधान है। तो और ई गिरदावरी का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैं इस जो है कि अवसर का फ़ायदा उठाते हुए मैं एक चीज़ और आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा और अपने दर्शकों के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि कॉल बिफोर यू डिग जो ऐप है उसके माध्यम से जो है कि अगर कोई भी हमारे निर्माण एजेंसी है कोई कार्य करते हैं तो वो जो है कि वहाँ पे आवेदन करते हैं और उसकी सूचना उस पर डालते हैं, और जितने भी संबंधित विभाग हों, चाहे वो हमारे ग्राम पंचायत हो या फिर पीडब्ल्यू विभाग हो या पीआईयू हो या फिर जो है कि कोई भी अन्य विभाग हो, उनको पता चल जाता है कि फला स्थान पे फला जगह जो है खुदाई की जाएगी, तो उससे संबंधित वो पहले से ही उसकी तैयारी कर लेते हैं, जिससे ग्रामीण जनों को, नागरिकों को कम से कम जो है कि समस्या का सामना करना पड़े। जी गुरु प्रसाद जी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकारी योजनाओं में बहुत आसानी हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी का जिस तरह से उपयोग बढ़ा है उस तरह से लोगों का जीवन भी आसान होता जा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिस पर हम कार्यक्रम में आगे लगातार बातचीत करेंगे। स्वप्नेश जी, जिस तरह से कृषि भूमि का नामांतरण अपने आप हो जाता है, तो क्या उसी तरह जो म्यूनिसिपल क्षेत्र की ज़मीनें हैं या जो संपत्ति हैं उनका भी नामांतरण अपने आप हो सकेगा? जी हाँ, जिस तरह गुरु प्रसाद सर ने बताया कि RCMS एक हमारा जो सॉफ्टवेयर है मध्य प्रदेश में, रिवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे ही किसी भी कृषि भूमि के अंतरण का दस्तावेज का पंजीयन होता है, पंजीयन होते ही इसकी जानकारी RCMS को भेज दी जाती है। RCMS उसी समय रियल टाइम एक केस दर्ज करता है, और केस दर्ज करने के बाद यदि वह पूरा रकबा बिका है तो वह साइबर तहसील में चला जाता है, और साइबर तहसील हमारे प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना रही है, जिसका एप्रिसिएशन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा भी किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी किया गया है, और लगातार इसका एप्रिसिएशन हो रहा है, लोग उसको देखने भी आ रहे हैं। उसमें होता है कि जैसे ही रजिस्ट्री हुई उसमें पक्षकारों का डिक्लेरेशन जो रहता है वो अपने आप ही साइबर तहसीलदार के पास पहुंच जाता है, और साइबर तहसीलदार उसको देख के अविवादित होने की दशा में उसका नामांतरण कर देते हैं। इसी तरह से यह प्रयास किया जा रहा है कि अर्बन के क्षेत्र में भी जैसे ही अर्बन प्रॉपर्टीज़, कोई ऑफिस हो, कोई दुकान हो, कोई फ्लैट हो, कोई मकान हो, जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन होता है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ई नगर पालिका सॉफ्टवेयर को हम भेज रहे हैं, और उनके द्वारा भी एक नवीन सॉफ्टवेयर ई नगर पालिका 2.0 बहुत जल्दी ही लाइव हो रहा है। तो संभवतः उसके माध्यम से म्यूटेशन की प्रक्रिया वहाँ भी अत्यंत सरल हो जाएगी, और ई नगर पालिका में भी नामांतरण स्वतः ही, जिस तरह से राजस्व विभाग ने एक नवाचार किया, ई नगर पालिका में भी ऐसा नवाचार हमें देखने मिलेगा, और बहुत जल्दी देखने मिलेगा। जी स्वप्नेश जी, आपने बताया किस तरह से ये सब आसान हुआ है। शहरी क्षेत्रों में भी जो म्यूनिसिपल क्षेत्र है वहाँ की जो संपत्ति है, जब भी घर में किसी के बीच में बंटवारा होता है या कोई संपत्ति बेची जाती, खरीदी जाती है, तो उसका अब स्वतः नामांतरण हो जाएगा। उसके लिए अलग अलग प्रक्रियाओं का पालन नहीं करना पड़ेगा, सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि माफ़ कीजिए गुरु प्रसाद जी,
आपका विभाग बहुत सारे काम कर रहा है, एक नागरिकों का एकल डेटाबेस भी तैयार किया जा रहा है, तो ये किस तरह का डेटाबेस है, आम नागरिकों को इसका क्या फ़ायदा होने वाला है? जी बिल्कुल, आप लोगों ने जो है कि हमारे दर्शकों ने सुना होगा कि समग्र आईडी, जी। जिसमें हम जो है कि परिवार की आईडी बनाते हैं। जो आधार है वो इंडिविजुअल की आईडी होती है, लेकिन जो समग्र आईडी है, समग्र जो है कि परिवार की आईडी होती है। एक परिवार आईडी देते हैं और उसके अंदर जो है परिवार के सदस्यों की भी आईडी देते हैं। जी। तो ये मध्य प्रदेश का जो है कि एक विज़न है, मध्य प्रदेश शासन का, सरकार का एक विज़न है कि हम एक ऐसा डेटाबेस बनाएं जिसमें हमारे नागरिकों की सभी जानकारी उसमें मौजूद रहे, जिससे हमें बार बार हर जगह जो है कि उससे वो जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर आप और हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं और हमारी समग्र आईडी बनी हुई है, तो उसमें हमारी जो जाति, हमारी कास्ट रहेगी। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसका जो आईडी नंबर है वो भी उसमें दर्ज रहेगा। हमारी शिक्षा का स्तर क्या है, हम 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, वो भी दर्ज रहेगा। और जो है कि हमारी बैंक की डिटेल भी जो है कि अगर आधार KYC करते हैं तो आधार के माध्यम से लिंक रहेगी। तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हम उसमें आय प्रमाण पत्र भी लिंक रहेगा। तो जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं किसी योजना का लाभ लेने के लिए, वो सिंगल डेटाबेस में उपस्थित रहेगा, जिसका लाभ हमारे जो है कि मध्य प्रदेश वासियों को बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल गुरु प्रसाद जी, ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है और आगे आने वाले समय पे जब सारे नागरिकों का एकल डेटाबेस तैयार हो जाएगा तो जिस भी योजना के लिए वो आवेदन करेंगे उसमें उन्हें बार बार सारी चीज़ें बताना नहीं पड़ेगी। उनको बार बार अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं बताना पड़ेगा, अपना आय प्रमाण पत्र नहीं बताना पड़ेगा, मूल निवास की जानकारी नहीं देना होगी, अपनी उम्र, अपने निवास, सारी जानकारियाँ उसमें पहले से मौजूद रहेंगी। आपको केवल अपना आधार बताना पड़ेगा, क्योंकि आधार से लिंक वो रहेगा ही, और पूरी जानकारियाँ सरकारी विभागों को मिल जाएगी। और यदि आप जिस योजना में आप लाभ लेना चाहते हैं, यदि आप उसके पात्र हैं तो उसका लाभ भी आपको मिल जाएगा। जी बिल्कुल। स्वप्नेश जी, संपदा 2 जो शुरू हुआ है उसमें क्या किसी तरह का कोई मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ है, और ये मोबाइल ऐप लोग किस तरह से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये किस तरह से काम करता है? जैसा मैंने पहले भी बताया कि इसका संपदा 2.0 नाम से ही मोबाइल ऐप का नाम रखा गया है, और ये एंड्रॉयड में भी और iOS सिस्टम के लिए भी उपलब्ध है। इसको ऐप स्टोर में जाके कोई भी व्यक्ति कभी भी डाउनलोड कर पाएगा। इसमें बहुत सारी सेवाएं हैं, जैसे कि आप घर बैठे हैं और वहाँ पे ही अपने घर की पिन अगर लगा दें तो वहाँ पे गाइडलाइन रेट जो होते हैं आपकी संपत्ति के, वो वहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। साथ में अगर आप किसी प्रदेश के किसी भी कोने का अगर गाइडलाइन रेट प्राप्त करना चाहते हैं तो मैप के माध्यम से उसका चयन कर लीजिए उस लोकेशन का, वहाँ पे आपको गाइडलाइन रेट मिल जाएंगे। मान लीजिए कि आप के पास कोई एक सर्टिफाइड कॉपी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की लेके आया है, तो वो भी आप वैलिडेट कर सकते हैं कि सिस्टम जनरेटेड सर्टिफाइड कॉपी है कि नहीं। आपके पास अगर कोई दस्तावेज़ की जानकारी है, आप क्रय विक्रय करना चाहते हैं, किसी तरह का अंतरण करना चाहते हैं और आपके पास किसी ने कोई डॉक्यूमेंट भेजा कि ये देखिए साहब ये मेरा डॉक्यूमेंट है, तो अगर आप उसको वैलिडेट करना चाहते हैं तो उसका नंबर लिख दीजिए उस मोबाइल नंबर के एक स्पेसिफिक टैब पर, वो आपको बता देगा कि ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट है कि नहीं है और उसके बारे में जानकारी आ जाएगी। यदि कोई ई स्टैम्प आपके पास आया है तो उसको आप वैलिडेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे और अगर आपको ई स्टैम्प चाहिए तो आप ई स्टैम्प पे अपने हस्ताक्षर भी आधार के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन से कर पाएंगे। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश एक पहला राज्य होगा, जितनी मुझे जानकारी है। मेरे हिसाब से तो अभी तक इस तरह की स्थिति कहीं निर्मित नहीं है, लेकिन फेस ऑथेंटिकेशन से कोई कार्य करना और कोई सेवा प्रदान करना अपने आप में ये नए आयाम है, जो गुरु सर के ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से और आधार के माध्यम से हम अचीव करने वाले हैं, और आने वाले समय में इसका उपयोग भी बढ़ेगा। तो इस तरह के नवाचार जो है वो मध्य प्रदेश लगातार कर रहा है। उसमें मोबाइल ऐप के जितनी भी सेवाएँ हैं वो एक अलग स्थिति निर्मित करेगी। जी शुक्रिया शर्मा जी। एक और कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, रमेश कुमार पंजाब से हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी क्या सवाल है आपका? जी रमेश जी। नमस्कार नमस्कार जी बताइए। अजी हमारा एक प्रश्न है कि
मैं जो है ना मध्य प्रदेश बोलिए बोलिए, आप अपना सवाल करिए। मध्य प्रदेश हम्म मध्य प्रदेश जिला सागर का रहने वाला हूँ। बताइए, अच्छा, उसमें क्या है कि सवाल करिए, अपना सवाल पे आइए आप। जिला सागर नगर अपने टीवी। निगम क्षेत्र में आता है। तो ये काकागंज वार्ड है, काकागंज वार्ड है हमारा। ये दबंगों ने हमारा प्लाट पे कब्जा कर लिया है। रमेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे तो हैं? उस पे हमने केस भी चलाया। रमेश जी, अपने टीवी का वॉल्यूम आप थोड़ा कम कर लेंगे? हाँ जी, अपने टीवी हाँ का जी। आवाज थोड़ा कम करिए, तब आपका सवाल हम सुन पाएंगे ठीक से। तो मिली भगत से जी अच्छा जी, जी बताइए। रमेश जी का संपर्क हमसे कट गया। हम बातचीत कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में नवाचार को लेकर, आईटी के उपयोग को लेकर के बहुत सारे काम एमपीएससीडीसी कर रहा है लगातार। एक रेवेन्यू एक जो है ई विवेचना की सुविधा भी प्रारंभ हुई, जिसने लोगों की राह बहुत आसान की है। गुरु प्रसाद जी, किस तरह से ई विवेचना का काम शुरू हुआ है? देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब हम किसी भी थाने में जाते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि एफआईआर ऑनलाइन दर्ज होती है। तो जो हमारा CCTNS जो हमारा पोर्टल है, उसी के माध्यम से जो है कि एफआईआर दर्ज होती है। और ई विवेचना का एक जो है कि मोबाइल ऐप एमपीएससीडीसी ने जो है कि हमारे पुलिस अधिकारियों के लिए बना के दिया है, जिस पे जब हमारा इन्वेस्टिगेशन जो अधिकारी होता है, विवेचना करने वाला जो अधिकारी होता है, जब वो साक्ष्य के लिए जाता है, विवेचना करता है, उसमें जो बातें करता है, डॉक्यूमेंट लेता है या फिर कोई फ़ोटो लेता है, तो सारी की सारी रिकॉर्डिंग जो है, सारे के सारे दस्तावेज उसके टैबलेट में जो है कि दर्ज हो जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं। और एक बहुत ही बढ़िया मॉडल है कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कई दस्तावेज जो है कि जल गए, खो गए या चूहे काट गए, तो इन सब समस्याओं से बचा जा सकता है। और जो है कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो सुविधा है, कोई भी डॉक्यूमेंट किस डेट में कब रिकॉर्ड हुआ, उसमें क्या डिटेल से तुरंत सर्च करके पता भी किया जा सकता है। और हमारे पुलिस अधिकारियों को इससे काफ़ी मदद मिली है। और चूँकि आपने सवाल पूछा है, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि MP कॉप करके जो है कि एक सिटीजन के लिए भी ऐप बनाया है हम लोगों में, जिसमें सिटीजन जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। और MP कॉप जो ऐप है, जो आप लोगों ने सुना होगा कि पुलिस वेरिफिकेशन कई बार कराते हैं कि जो हमारे किराएदार आते हैं, वो जब रुकना चाहते हैं तो उससे आसानी से कराया जा सकता है। और ऐसी बहुत सारी सुविधाएं उसमें। मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो है कि MP कॉप ऐप जो है कि डाउनलोड करें और उसमें जो भी सुविधाएं हैं उसका लाभ उठाएं। क्या सर, ये जो MP कॉप शुरू हुआ है, इसमें जो ई विवेचना होती है उसमें किसी तरह की कोई त्रुटि हो जाती है या उसका और ज़्यादा प्रचार प्रसार करना हो, तो ये दोनों चीज़ों पर आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से और प्रयास हो रहे हैं? माफ़ करिएगा, जो ई विवेचना है और MP कॉप है, दोनों सेपरेट ऐप्स हैं। जी जी। ई विवेचना जो है पुलिस अधिकारियों के लिए है, और MP कॉप जो है वो आम जनता के लिए है। आम जनता जो उसे पुलिस की मदद ले सकती है, पुलिस से सेवाएं प्रदान कर सकती हैं। और जहाँ तक त्रुटि का सवाल है, तो जो सिटीजन है, अगर उससे कोई त्रुटि होती है तो ज़रूर पुलिस के लोग उससे संबंध में जो है कि एक्शन लेंगे। जो भी निराकरण होगा वो उसमें दर्ज किया जाएगा। और जहाँ तक पुलिस की बात है, तो मेरा पूरा विश्वास है कि पुलिस को ये सेवा, इस ई विवेचना की व्यवस्था देने से पहले उनकी ट्रेनिंग कराई गई है। हमारे अधिकारी जो है कि अच्छे पढ़े लिखे और जो है कि टेक सेवी अधिकारी हैं, और गलती होने के चांसेस बहुत ही कम है। जी। स्वप्नेश जी, संपदा 2.0 पर बातचीत हो रही है, 2.0 पर बातचीत हो रही है। अब इससे बहुत सारी चीज़ें आसान हुई है। क्या किसी भी कोई भी शहर में या ग्रामीण क्षेत्र में कोई ज़मीन है, उसका मालिक कौन है, उसकी कीमत कितनी है, उस पर कितना उसकी रजिस्ट्री, अगर उसको ख़रीदना है तो किन दरों पर उसे ख़रीदा जा सकता है, उसके लिए स्टैंप कितना खरीदना होगा या उसकी फ़ीस कितनी चुकाना होगी, ये सब जानकारियाँ भी इसमें मिल सकती हैं? जी बिल्कुल। ये किसी भी संपत्ति का मूल्यांकन करना हो
या उस संपत्ति का मान लीजिए आपको सेल करना है, या उसको गिफ्ट करना है, या किसी से गिफ्ट प्राप्त करना है, या कहा जाए पार्टीशन करना है, एक्सचेंज करना है, ये विभिन्न तरीके के दस्तावेज होते हैं जिसके माध्यम से अंतरण हो जाता है जी। तो उसमें आवश्यक होता है, आवश्यक तत्व ये है कि उसका मूल्यांकन सही गाइडलाइन तरीके से किया जा सके। तो इसके मूल्यांकन के लिए भी संपदा 2.0 में आप प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करके कर सकते हैं। साथ में जो मोबाइल ऐप है उसके ज़रिए भी आप पता कर सकते हैं कि उसका मूल्य क्या है। मूल्य के बाद दस्तावेज के आधार पर आप ये भी पता कर पाएंगे कि इसमें स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगनी है, यदि इसका हम पंजीयन करते हैं तो इसमें पंजीयन फ़ीस कितनी लगनी है। तो ये पूरी की पूरी सुविधाएं आपके हाथों में दे दी गई हैं अगर मोबाइल ऐप की बात करें तो, और या अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आप अपनी संपत्ति का मूल्यांकन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले के, किसी भी गांव के, किसी भी शहर की संपत्ति के संबंध में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय 24/7 कहीं से भी ये सुविधा प्राप्त कर सकता है और कहीं भी बैठ के कर सकता है, वो देश में हो विदेश में हो, तो उसको जिससे वो अपना निर्णय ले सके कि दस्तावेजों के अंतरण के संबंध में उसका जो भी निर्णय हो वो कर पाए। जी बिल्कुल, इससे मतलब गड़बड़ियों की संभावनाएं भी ख़त्म हो गई है कि एक ही संपत्ति का कोई मालिक है वो बार बार लोगों को बेच दे, और वास्तव में इस समय वो किसके नाम से है वो संपत्ति या उसकी कीमत कितनी है, ये सारी जानकारियां अब जानना आसान हो गया है। संपदा 2.0 में ये सब सुविधाएं हैं। एक बहुत बढ़िया योजना मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। गुरु प्रसाद जी, क्या इस योजना के लिए भी किसी तरह की मदद MPSCDC के द्वारा दी गई है, और किस तरह से ये योजना काम कर रही है? क्या ऑनलाइन भी युवाओं को इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है? देखिए, जो आप लोगों ने सुना होगा कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जी कार्य करते करते जो है कि कार्य सीखना, जी उसके लिए जो है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है प्रारंभ किया गया। तो इसमें चैलेंज ये था कि जो हमारे बच्चे हैं जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं और जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं जो प्रशिक्षण देना चाहते हैं, दोनों को मिलाना कैसे है। इसके लिए हम लोगों ने जो है कि एक पोर्टल का जो है कि विकास किया है, और उस पोर्टल के माध्यम से आज भी जो है कि सीखो कमाओ योजना का लाभ लोग ले रहे हैं। और ऐसा नहीं कि केवल उन दोनों पोर्टल से लोगों को इंस्टीट्यूशन और जो है कि छात्र को मिलाया है, अपितु हमने ये भी किया है कि जो हमारा छात्र है जी वो जहाँ पे इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे जाके उपस्थिति अपनी दर्ज कराता है कि नहीं, इसका भी हमने जियो फेंसिंग के माध्यम से अटेंडेंस की व्यवस्था करी है। तो ये जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल कदम है कि जियो फेंसिंग के माध्यम से हम अटेंडेंस लेके इंश्योर कर रहे हैं कि बच्चा जो है एक्चुअली जो है कि इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग ले रहा है, और जो है कि उसी के माध्यम से अटेंडेंस के जो अटेंडेंस होती है उसी के माध्यम से फिर उस छात्र को जो है सरकार द्वारा और इंस्टीट्यूशन द्वारा उसका जो है कि स्टाइपेंड दिया जाता है। जी बिल्कुल, मतलब ये जो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है इसकी ऑनलाइन निगरानी भी हो रही है, यानी अब फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। यदि कुछ लोग अगर इस योजना का पार्ट हैं, हिस्सा हैं, और वो कागजों पर ट्रेनिंग देना चाहते हैं, या कुछ लोग जो बिना ट्रेनिंग में जाए ही ये बताना चाहते हैं, वो ट्रेनिंग के प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब आपको जाना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, अपने कौशल को निखारना भी पड़ेगा, जिसका निश्चित तौर पर आगे आपको लाभ मिलने वाला है। स्वप्नेश जी, ये जो संपदा 2.0 की बातचीत हो रही है, इसमें जो अब रजिस्ट्री हो रही है, ये जो दस्तावेज से तैयार हो रहे हैं, इसका क्या कोई ई प्रिंट भी निकालना ज़रूरी होगा? जी नहीं, एक्चुअली ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसका निष्पादन या कहा जाए कि इस पे जो हस्ताक्षर किए जा रहे हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिकली किए जा रहे हैं, पक्षकारों के द्वारा भी और उपपंजीयक के द्वारा भी। तो यह पूरी तरह से डीमेट फॉर्म में उपलब्ध रहेगा। डीमेट मतलब डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में रहेगा, और इस पे यदि किसी तरह का लोन है, चार्ज है, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ही क्रिएट किया जाएगा। इसका सीधा सीधा सामान्य भाषा में अगर कहा जाए कि ये पोर्टल के माध्यम से इसको वैलिडेट कर पाएंगे, और पोर्टल में ही आपको इसको देखना है कि इसकी रजिस्ट्री क्या हो गई है, इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, इसकी प्रिंट की आवश्यकता नहीं रहेगी। सुविधा के लिए आपके पास PDF है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं, परंतु ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण इसको इमीडिएटली डिलीवरी भी की जाएगी। जैसे ही दस्तावेज का पंजीयन होता है,
अगले ही सेकंड वो पक्षकारों के पास उनके मोबाइल पे, उनकी ईमेल आईडी पे और इवन उनके डिजी लॉकर में भी, डिजी लॉकर में भी वो दस्तावेज तत्काल पहुंच जाएगा और वो अगर किसी से उस लिंक को शेयर करेंगे तो वो वैलिडेट भी कर लेंगे। तो इस तरह से पूरे के पूरे परिदृश्य को ही डिजिटाइज कर दिया गया है, डिजिटलाइज कर दिया गया है। बस मैं जी, इसमें माफ़ करिएगा, बस इसमें जी, मैं बिल्कुल ऐड करना सही। चाहूँगा कि संपदा 2.0 जो है पेपरलेस, कैशलेस और फेसलेस बनाया गया है, जिससे जो है कि आसानी से कहीं से भी 24/7 उसकी सेवाएं ली जा सके। जी बिल्कुल गुरु प्रसाद जी, बहुत ही आसान हो गया है और गड़बड़ियों की संभावना भी ना के बराबर रह गई है। और जैसा कि आपने बताया कि कहीं कैश की भी कोई गुंजाइश नहीं है, तो बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही है। स्वप्नेश जी, योजना बहुत अच्छी बन गई है, संपदा 2.0 शुरू हो चुकी है। आम लोगों तक इसकी जानकारी और पहुंचे, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, इसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए किस तरह से विभाग प्रयास कर रहा है? देखिए, इसमें लगातार ट्रेनिंग भी दी जा रही है। संडे को भी ट्रेनिंग होती है, सैटरडे की भी ट्रेनिंग होती है। और जो MPSCDC के सभी ज़िलों में RCBC सेंटर्स हैं, वहाँ पे रीजनल कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, तो वहाँ जाके भी कोई भी व्यक्ति हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कर सकता है। और जो मैंने आपको बताया था कि sampada.mpigr.gov.in ये URL है, यहाँ पे डेमो लिंक भी दी है। अगर कोई व्यक्ति जाके अपनी प्रैक्टिस भी करना चाहता है दस्तावेज के निष्पादन प्रारूपण से पहले, तो बिल्कुल कर ले। वहाँ पे स्टैंपिंग की भी प्रैक्टिस कर ले, वह जाके इस तरह से देख भी सकता है। और प्रचार प्रसार जैसे सरकार कर रही है वो तो कर ही रही है, और आपके माध्यम से लगातार इस पे जानकारियाँ प्रसारित की जा रही हैं। तो इस तरह से सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग करें। और जैसा गुरु सर ने बताया कि फेसलेस, कैशलेस और पेपरलेस प्रक्रिया का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयास करें और कार्य करें। जी बिल्कुल, आपने बताया कि किस तरह से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और किस तरह से आम लोग इसकी जानकारी ले सकते हैं। पहले से यदि उसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया पोर्टल है गति संचार पोर्टल, इसके निर्माण में भी क्या सर MPSCDC का योगदान रहा है और किस तरह का पोर्टल है ये, इसको किस तरह के पुरस्कार मिल चुके हैं, किस तरह से ये काम करता है? जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा कि गति शक्ति संचार पोर्टल ये भारत सरकार का पोर्टल है। मैं पहले जो है कि MP टावर ऐप के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसा मैं पहले भी बोला कि अगर कहीं भी हमारे किसी आवेदक को टावर लगाना है, तो सरकारी ज़मीन पे हो या प्राइवेट ज़मीन पे, वहाँ पे वो आवेदन करता है MP टावर ऐप पर, और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनके पास जो है कि NOC के लिए वो चला जाता है और उसको जो है कि जो फ़ीस जमा करनी होती है वो फ़ीस जमा करता है, तो फिर उसको लाइसेंस मिल जाता है। और फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन है तो फॉरेस्ट को भी चला जाता है। तो ऐसे में जो है कि हमारे जो आवेदक हैं, मोस्टली जो हमारे जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो आवेदन करते हैं, चाहे एयरटेल हो, BSNL हो या कोई भी हो, जियो हो। तो ऐसे में उनको बहुत सारी जगह जाके आवेदन करके NOC लाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो ऑनलाइन आवेदन करके ऑनलाइन जो है 60 डेज़ के अंदर सरकारी ज़मीन पे पैसा जमा करके उसका लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं और टावर लगा सकते हैं। तो ये जो है मध्य प्रदेश सरकार के लिए MP टावर ऐप बनाया गया है। जब जो है कि ऐसा ऐप हम लोगों ने बनाया तो भारत सरकार के जो है कि संज्ञान में आया, तो भारत सरकार और जो है मध्य प्रदेश सरकार में जो है कि एक कोऑर्डिनेशन हुआ और जो गति शक्ति संचार पोर्टल है उसमें उसको जो है कि मध्य प्रदेश सरकार का जो MPSCDC डिपार्टमेंट है, साइंस एंड टेक के अंदर आता है, उन्होंने इसको विकसित किया। और उसमें लगभग 11 राज्यों का, जो 11 राज्यों में अगर आप टावर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ जाके जो है कि आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। बाकी शेष राज्यों के भी जो पोर्टल हैं वो भी गति शक्ति पे जो है कि लिंक्ड हैं। तो आप किसी भी राज्य में कहीं भी अगर आप टावर के एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गति शक्ति संचार पोर्टल पे जाइए, ऑटोमेटिक जो है कि पोर्टल आपको संबंधित राज्य में गाइड कर देगा। और हमें बहुत गर्व है कि अभी जो है कि हम इसका नया वर्जन भी लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि राइट ऑफ वे का जो है नई पॉलिसी भारत सरकार ने लॉन्च करी है, इसलिए जो है कि हम इसमें सुधार करेंगे। जी सर, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। और स्वप्नेश जी, आपसे बहुत संक्षिप्त में चाहेंगे कि ये जो संपदा 2.0 है, इसका किस तरह से लोग लाभ लें, इससे आप लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सभी से यही अपील करता हूँ, बिल्कुल, और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पोर्टल को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें
और आप इसका घर बैठे उपयोग करते हुए अपने दस्तावेजों का पंजीयन और ई स्टैंपिंग की प्रक्रिया का उपयोग करके पूरी कार्यवाही अपने घर बैठे कर पाएँ। जी बिल्कुल शर्मा जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, ई रजिस्ट्री की जानकारी दी, ऑनलाइन रजिस्ट्री के बारे में बताया आपने, संपदा 2.0 के बारे में बताया, और गुरु प्रसाद जी आपने भी जो सरकारी विभागों में अलग अलग नवाचार हो रहे हैं उनकी जानकारी दी। आप हमारे कार्यक्रम में आए, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं आप MPSC में, गुरु प्रसाद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और स्वप्नेश शर्मा जी वरिष्ठ जिला पंजीयक हैं और जो संपदा जो प्रोजेक्ट है उसके वो परियोजना अधिकारी भी हैं। आप हमारे कार्यक्रम में आए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगले सोमवार हेलो डीडी में फिर किसी नए विषय पर नए मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए पूरी हेलो डीडी टीम को। नमस्कार।